गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे जो टॉपिक थे कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, तो उसमें जितने भी हमने मेथड्स या इक्विपमेंट्स डिवाइसेस यूज़ किए थे वो हमने सब पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना है जो क्या वेज है जिसके थ्रू हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। वो कौन से वेज है जिसके थ्रू हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूज़ पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यूज़ पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में क्या है कि आप लोगों को एनकरेज करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, ताकि वो क्या होगा कि जब हम अपनी अपनी गाड़ियाँ निकालते हैं तो हर बंदा अगर अपनी अपनी गाड़ियाँ निकालेगा तो पोल्यूशन वो ज़्यादा इमिट आउट कर देगा। तो जब एक ही गाड़ी होगी उसी में अगर बहुत सारे लोग होंगे, अगर 4 लोगों के पास 4 गाड़ियां हैं, वो ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बजाय वो 4 एक ही गाड़ी में अगर होंगे तो एक ही गाड़ी का पोल्यूशन निकलेगा, तो पोल्यूशन कम इमिट आउट हो जाएगा एयर में। तो हमेशा लोगों को इनक्रेज करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, अपना व्हीकल ना ले, जब बहुत ही अर्जेंट हो तब यूज़ करें। उससे क्या होता है कि पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एक गाड़ी जितना 4-5 गाड़ियाँ छोड़ेंगी उसके कंपैरिजन में एक गाड़ी कम छोड़ती है पोल्यूशन। तो ज़्यादा अगर कोई कहीं जैसे ऑफिस में जा रहा है, वहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स हैं तो वो कार पुलिंग का एक टेक्निक है वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि एक बंदा अपनी कार निकाले और जो भी बाकी स्टाफ के मेंबर्स हैं उसमें आए, तो ताकि जो हर कोई अपनी अपनी कार ना निकाले, एक ही कार में सब आए, तो उसको कार पूलिंग बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर एक ही लोकेलिटी के लोग आ रहे हैं सेम ऑफिस में और उनको वापस भी एक ही लोकेलिटी में जाना है, तो वो एक कार यूज़ कर सकते हैं। उस एक कार से कम पोल्यूशन निकलेगा एज़ कम्पेयर टू अगर 4-5 कार होंगे तो वो ज़्यादा ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करेंगी और एनवायरनमेंट को हार्म करती है। तो इस तरीके से भी हम ये भी एक तरीका है कि एयर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं और एनर्जी को भी सेव कर सकते हैं और मनी को भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि वही डीजल पेट्रोल तो लगेगा उस कार में, तो बाकी अलग अलग कार में ज़्यादा लगेगा, अपना अपना खर्चा भी बच जाएगा ऐसे। नेक्स्ट है कंजर्व एनर्जी। एनर्जी को हमें कंजर्व करके रखना चाहिए। अब वो कैसे हम करते हैं, हमें स्विच ऑफ करना चाहिए फैंस का। अगर हम रूम में नहीं हैं और हमें ज़रूरत नहीं है फ़ैन की तो हम उसको बंद कर सकते हैं। लाइट्स, अगर हम रूम में एक लाइट से काम चल रहा है तो ठीक है, और अगर हम उस रूम में है ही नहीं तो हमें लाइट्स ऑफ करनी चाहिए जब भी हम बाहर जाते हैं। दिन में तो नॉर्मली लाइट नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि हमें दिन में तो बाहर की रोशनी आ ही जा रही होती है, तो उससे हम बाकी काम कर लेते हैं। इसीलिए हमें स्विच ऑफ फैंस एंड लाइट्स करना चाहिए व्हेन यू आर गोइंग आउट। तो इससे क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल जो बर्न होता है, जो हम बर्न करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, वो हमें बर्न करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी तो फ्यूल के जलने से ही बनती है। तो जब हम फ्यूल नहीं जलाएंगे, फ्यूल जब जलता है तो बहुत सारा टाइप का पोल्यूशन क्रिएट करता है, बहुत सारे जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें, डीजल, ये सारी चीज़ें जब जलती हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे गैसेस निकलते हैं, ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी को बचाएंगे, स्विच ऑफ फैंस करेंगे, बल्ब्स करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी बच जाएगी। तो फिर हमें ज़्यादा फ्यूल भी नहीं जलाना पड़ेगा, बार बार नहीं जलाना पड़ेगा। इससे हम अपने एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं डिग्रेडेशन से। ठीक है, क्यों? क्योंकि फॉसिल फ्यूल को हम कम जला रहे हैं, तो हमारा एनवायरनमेंट भी बचा रहेगा। थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। हमें वो कंसेप्ट समझना चाहिए। वो क्या कंसेप्ट है? 3R। 3R का मतलब है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस मतलब अगर हम कोई भी चीज़, हमें वेस्ट कभी भी जनरेट नहीं करना चाहिए, जितना हो सके हमें वेस्ट जनरेशन कम करना चाहिए। ठीक है। रीयूज़ मतलब अगर हमारे पास कोई खाली डब्बा, कुछ प्लास्टिक का डब्बा, हम उसको किसी न किसी तरीके से रीयूज़ करें, दोबारा किसी काम में लाएं। हम उसको ऐसे फेंके ना, कचरा ना बनाएं। हम उसका ही, जैसे अगर कोई डब्बा, हमें घी का डब्बा है
कोई भी डब्बा हमें खाली हो जाता है घर में, किचन में, कहीं पे भी, तो हम उसको पेंसिल बॉक्स बना सकते हैं, या डेकोरेट करके घर पे हम इसको एक फ्लावर का वास बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम रीयूज़ कर सकते हैं चीज़ें। तो या कोई चीज़ उसमें रख दो, जो स्टोर करने वाली चीज़ें हैं, उस तरीके से हम रीयूज़ कर सकते हैं चीज़ों को। रिसाइकल हम जो वो कबाड़ी वाले हैं उनको दे देंगे, ताकि फिर वो फैक्ट्रीज़ में जाके ये चीज़ें फिर से रिसाइकल होंगी, प्रोसेस हो जाएंगी और हमारे ही यूज़ आएंगी। फिर नया कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, यही जो पुराना था इसी को रिसाइकल करते हैं। कभी भी हमें आइटम को फेंकना नहीं इस तरीके से चाहिए, हमेशा कोशिश करनी चाहिए उसको रीयूज़ करने की। ठीक है, कुछ कुछ अगर उस पर्पज़ के लिए जिसके लिए वो लाया गया है उसके लिए वो रीयूज़ नहीं हो सकता, तो कुछ कुछ और ही पर्पज़ के लिए आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे कोई भी चीज़ घर पे किसी न किसी तरीके से रीयूज़ हो जाती है। ये पुराना ओल्ड जार बना दो, जैसे कोई भी आपको डब्बा खाली है उसमें आप दालें रख सकते हो, कुछ भी स्टोर करके चीज़ें रख सकते हैं हम। तो ये कंसेप्ट जो रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल है, इससे हमारा जो कोई भी चीज़ है जनरेशन में वो कम हो जाएगी। कल को अगर जनरेशन में कम हो जाएगी, बाहर भी उनको जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसको भी फिर कल को डिकम्पोज करवाना होता है, उसमें भी एनर्जी यूज़ हो जाती है, उससे भी फिर बाद में एयर पोल्यूशन का खतरा होता है। तो या कोई भी चीज़ नई बन रही होती है, तो जब वो नई बनती है तो प्रोसेस करना पड़ता है, इंडस्ट्रियल प्लांट्स को काम करना पड़ता है, फिर वो भी एयर पोल्यूशन क्रिएट करती है, वहाँ से जो इमिशन होता है वो भी हवा में जाता है। इसीलिए हमें रीयूज़, रिड्यूस और रिसाइकिल का कंसेप्ट हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कि हमें हमेशा एम्फेसिस ऑन क्लीन एनर्जी रिसोर्सेस, हमारा जोर हमेशा साफ एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर होना चाहिए। क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, जैसे हम सोलर एनर्जी आप ले लो, अगर हम कोई भी फॉसिल फ्यूल जलाते हैं ना तो उससे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। बट अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी जो है, जैसे सोलर है, विंड है, जियोथर्मल है, आजकल इनका बहुत ही ज़्यादा मतलब ये कंसेप्ट है कि ये काफ़ी क्लीन है। ठीक है, सोलर पैनल्स अगर हम अपनी छतों पे लगाएंगे तो ड्यूरिंग सनी डे हम कितना उससे मतलब उस सन की रेज हम उसके थ्रू एब्जॉर्ब करवाएंगी, थ्रू वो जो उसमें सोलर पैनल्स जो है वो एनर्जी को कलेक्ट करेंगी, और कल हमारे घर की रोशनी जलती है, बहुत सारी सोलर कुकर होते हैं जिससे हम खाना पका पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इससे क्या होता है, एयर में कोई पोल्यूशन नहीं होता है। तो ये काफ़ी क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी है, सोलर, विंड, जियोथर्मल। ठीक है, आजकल बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं ये सारी चीज़ें टेक्निक्स यूज़ कर रही हैं, वो घरों में इंस्टॉल करने के लिए सोलर पैनल्स दे रही हैं। जहाँ यहाँ पे भी अगर आपने कश्मीर में भी देखा होगा तो कहीं बहुत जगहों पे, स्कूलों में, बहुत बिल्डिंग्स में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। उससे क्या होता है कि हमें कोई फॉसिल फ्यूल नहीं जलाना पड़ता है, कुछ नहीं जलाना पड़ता है, और हमारा जो ये वहाँ का एनवायरनमेंट है वो क्लीन ही रहता है, क्योंकि ये काफ़ी क्लीन टेक्नोलॉजी होती है। अब जो नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, हम यूज़ एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस। एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस जैसे हम CFL, LED लाइट्स, जो आजकल तो बल्ब होते हैं, जो पुराने टाइप के बल्ब्स होते थे वो नहीं यूज़ करते हैं, अब आज LED होते हैं। ये LED जो होती हैं ये लेस एनर्जी, लेस इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करती है, इनके लिए ज़्यादा लाइट नहीं ज़रूरत होती है, और रोशनी भी ये बहुत देती है। अगर पुराने लैंप्स देखेंगे जो थोड़ा येलोइश जिनकी वो लाइट होती थी, वो बहुत एनर्जी लेते थे, बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, और लाइट भी उनकी एकदम से डिफरेंट होती थी, उतनी पूरी नहीं होती थी। LED क्या होता है, इनको पीछे से इलेक्ट्रिसिटी भी ये बहुत कम लेते हैं, बहुत कम कंज्यूम करते हैं, और लाइट भी ये बहुत ही ज़्यादा देते हैं, और काफ़ी टाइम तक रहते हैं ये, इलेक्ट्रिसिटी को भी लेस कंज्यूम करते हैं। बिल भी अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत कम आती है, जब आप CFL या LED लाइट्स बल्ब्स यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आता है। इसकी वजह से आपका खर्चा भी बच गया, और साथ में पोल्यूशन जो होता था बाकी चीज़ों से, हाँ वो नहीं होता है, इसमें पोल्यूशन भी नहीं होगा, पोल्यूशन से भी बच जाएंगे, रिड्यूस हो जाएगा पोल्यूशन, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत होती है।
तो जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, अगर वो दनादन यूज़ हो गई तो ज़्यादा फॉसिल फ्यूल जो जलाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा इमिशन हो जाएगा एयर पोल्यूशन में। तो जब इलेक्ट्रिसिटी ही कम यूज़ हुई तो पीछे से भी ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एलईडी तो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी लेती हैं। तो इससे यूज़ ऑफ एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस जब हम करते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो हम कंज्यूम करते हैं वो कम हम कंज्यूम करते हैं और काफ़ी अच्छी लाइट आती है। और हमेशा फैक्ट्रीज़ में चिमनीज़ को इंस्टॉल करना चाहिए। चिमनीज़ वहाँ पे फैक्ट्रीज़ में अगर इंस्टॉल होती हैं तो वहाँ पे जो भी हार्मफुल गैसेस या कोई भी पार्टिकुलर पोल्यूटेंट जो फैक्ट्री से बाहर जाता है वो पूरा प्यूरिफाई होके ही बाहर जाएगा एयर में। तो जो भी डस्ट है, जो भी गैसेस पोल्यूटेंट हैं, वो सारा इस चिमनी उसको एब्जॉर्ब करके बाहर प्योर एंड क्लीन एयर ही बाहर छोड़ती हैं। अब है हमारा सेवन्थ में क्या है, सेवन्थ पॉइंट, हमें ऐसे इक्विपमेंट, बेटर डिज़ाइनड इक्विपमेंट और स्मोकलेस फ्यूल यूज़ करने चाहिए घरों में, क्योंकि हम अगर घरों में पोल्यूशन करेंगे तो हमारे ऊपर, हेल्थ के ऊपर बहुत सारे इम्पैक्ट्स पड़ेंगे। या इंडस्ट्रीज़ में भी हमें ऐसे इक्विपमेंट, अच्छे डिज़ाइनड इक्विपमेंट्स और स्मोकलेस फ्यूल यूज़ करने चाहिए घरों में भी और इंडस्ट्रीज़ में भी, जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत कम होगा। नेक्स्ट है 8th पॉइंट, हमें लो कोल जब हम यूज़ करते हैं उसमें सल्फ़र नहीं होना चाहिए। नहीं तो जब सल्फ़र होगा तो वो जब कोल जलेगा तो सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और वो बहुत ही हार्मफुल होता है, हवा में चला गया, ऊपर से अगर रेन आई उसके साथ मिलके वो सल्फ़र डाइऑक्साइड वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, वो भी बहुत हार्मफुल होता है। तो मतलब सल्फ़र ओवरऑल अकेला भी रहे तो भी डेंजरस है, किसी के साथ रिएक्शन करके भी डेंजरस है, पानी के साथ, हवा के साथ, तो ये काफ़ी डेंजरस होता है। तो इसीलिए वो कोल जिसमें सल्फ़र बहुत कम हो, इंडस्ट्रीज़ को वही यूज़ करना चाहिए। 9th है, ऑटोमोबाइल्स जो गाड़ियाँ होती हैं हमें प्रॉपरली मेंटेन रखनी चाहिए। वहाँ से उनका क्या स्टैंडर्ड है, बार बार जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है वो गाड़ियों का चेक करता है कि इसका सर्टिफिकेट देता है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट होती है इन गाड़ियों की। बार बार जब ऑटोमोबाइल्स को चेक किया जाता है कि क्या ये प्रॉपरली मेंटेन्ड है, क्या इसमें जो इमिशन, जो इसकी गाड़ी से जो एयर में इमिशन हो रहे हैं, क्या वो कंट्रोल्ड वे में हो रहे हैं, क्या उसमें स्टैंडर्ड्स हैं उसमें कि नहीं, क्या वो उस ऑटोमोबाइल प्रॉपरली मेंटेन रखा है कि नहीं, तो तभी वो पोल्यूशन कंट्रोल की वो सर्टिफिकेट देते हैं। तो इसीलिए ऑटोमोबाइल्स को भी प्रॉपरली मेंटेन रखना चाहिए। उसकी वजह से भी हमारी, क्योंकि बहुत सारा जो पोल्यूशन है हवा में वो हमारी ऑटोमोबाइल्स के थ्रू होता है, तो इसीलिए ऑटोमोबाइल्स को प्रॉपरली मेंटेन रखना चाहिए। 10th जो है, हमें सबसे ज़्यादा देखिए अगर पोल्यूशन है तो हमारी जो ह्यूमन बींग्स की जो ग्रीड है वो बढ़ती जा रही है, हम लोग पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पेड़ पौधे होते हैं ये बहुत सारा पोल्यूशन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट हमने वही काट दिया तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारे ट्रीज़ हमें रोड साइड्स पे लगानी चाहिए, हाउसेस में लगानी चाहिए, ताकि जब हम रोड्स पे गाड़ियाँ चलती हैं, बहुत धुआं उठता है, गर्दें उठती हैं, वहाँ पे जो ये रोड साइड ट्रीज़ हैं ये एब्जॉर्ब कर ले कुछ पोल्यूशन, जो भी गैसेस पोल्यूटेंट्स हैं ये कुछ एब्जॉर्ब कर लेंगी जब रोड साइड्स पे ट्रीज़ लगे होते हैं। तो हमें हमेशा इनक्रेज करना चाहिए कि हम प्लांट कर सके ट्रीज़ को घरों में, रोड साइड में, जिसकी वजह से जो है पोल्यूशन कंट्रोल में आ सकता है, और पर्टिकुलरली एयर पोल्यूशन। तो ये कुछ वेज थे जिससे हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक चार्ट भेज रही हूँ, जिसमें बॉक्स भेज रही हूँ, एक टेबल है उसमें दिए गए हैं। एक्चुअली मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, ये जब हम ऑफलाइन क्लासेस थे, जब हम फिज़िकल क्लासेस में थे तब भी पढ़ाया था मैंने। इसमें बताया गया है नेम ऑफ द पोल्यूटेंट, कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं, जिसमें सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मॉग, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। टबैको स्मोकिंग, मर्करी, लेड, सिलिका डस्ट, ये रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स, कोल, डस्ट, पार्टिकल्स, ये सब मैंने पढ़ाए हैं। ये नेम ऑफ द पोल्यूटेंट हैं। ये सारे पोल्यूटेंट ये कहाँ से निकलते हैं, इनके सोर्स क्या है वो भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, और इनके हेल्थ इफ़ेक्ट्स क्या हैं वो भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ था।
फ़िलहाल मैं आपको एक वो जो टेबल है वो आपको इस यूट्यूब जो लिंक है इसके बाद जो मैं मटेरियल सेंड करती हूँ उसमें है। कभी भी आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगा आप देख सकते हैं टेबल में कि कौन से पोल्यूटेंट से क्या हेल्थ इफ़ेक्ट होता है और ये पोल्यूटेंट निकलता कहाँ से है। ठीक है, तो वो उसमें पूरा डिफाइन किया गया है। बाकी तो पढ़ाया मैंने ये सारा है और इसको इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही इजी है कि ये पोल्यूटेंट है और ये इस प्रोसेस से निकल रहा है, इस इंडस्ट्री से निकल रहा है, ये चीज़ करने से। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये रेफ्रिजरेटर्स में एज ए कूलेंट का काम करता है, तो ये वहाँ से निकलता है और हवा में जाता है। इसी तरीके से ये सारे जो पोल्यूटेंट हैं इनका सोर्स उस टेबल में दिया है और उसके हेल्थ इफ़ेक्ट्स भी हैं। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे कॉल कर दीजिए। तो बाकी ये है आपका एयर पोल्यूशन, उससे रिलेटेड मैंने टाइप्स, क्लासिफिकेशन, उसके इम्पैक्ट क्या है एयर पोल्यूशन का, हम उसको कंट्रोल क्या कैसे कर सकते हैं, वेज क्या हैं उसके कंट्रोल करने के, डिवाइसेस क्या हैं, इक्विपमेंट्स क्या हैं, हमने सब पढ़ लिया। हमने पार्टिकुलर पोल्यूटेंट, हमने गैसेस पोल्यूटेंट को किस तरीके से कंट्रोल करना है, हमने वो सब पढ़ लिया। अब हमें जो नेक्स्ट पढ़ना है वो है नॉइज़ पोल्यूशन, जो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।